वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश, रिजिजू बोले संशोधन नहीं लाते तो संसद वक्फ की होती। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, देश भर में करेंगे विरोध। भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आतिशबाजी, मुस्लिम महिलाओं ने थैंक यू मोदी जी और वी सपोर्ट मोदी जी लिखी लहराई तख्तियां। मंडला में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर, दोनों पर 14-14 लाख का इनाम था। 10 मजदूरों के 100 गुजरात से एमपी लाए जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में आपको बता दें हरदा देवास के बीच 20 किलोमीटर आपको बता दें 20 लोगों की मौत। हरियाणा में महंगी हुई बिजली, HERC ने 2025-26 के लिए टैरिफ बढ़ाया, दरों में 20 पैसे तक की वृद्धि। और एमपी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में गिरेंगे ओले, राजस्थान गुजरात में हीट वेव, ओडिशा में आंधी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले संभल के सांसद जियाउल रहमान बर्क क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। बात तो यह है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आप इसकी बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं। आपके मुंह से ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगती। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई सा हिस्सा हो, उन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अजान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है, मुसलमानों के कारोबार से दिक्कत है, मुसलमानों की स्कॉलरशिप को बंद कर रहे हैं और उसके बाद वक्फ के माध्यम से मुसलमानों को हक दिलाने की आप बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि क्या देश में माननीय न्यायालयों के अंदर पहले से मुकदमों की कमी है जो नए इस बिल को लाकर के नए जन्मों को विवाद दिया जा रहा है? आप वैसे तो संवैधानिक प्रक्रिया पर यकीन रखते हैं। आप कहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हर बूथ में चुनना चाहिए, तो मैं वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों आप नॉमिनेट करके सदस्यों और अध्यक्ष को नॉमिनेट करके सरकार के कंट्रोल में करना चाहते हो? मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि यह विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। संस्कृति और मजहबी विरासत की हिफाजत कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप अलग से मुस्लिम संस्था के आखिरी बात माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरे समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? क्या आप दूसरे मजहबी संस्थाओं के अंदर मुस्लिम समाज को भी रखने का काम करेंगे? तो इसलिए इस प्रकार का भेदभाव, नफरत की दीवार खड़ी मत करिए। इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को मिलकर के साथ चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे। इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष। माइक तो चालू है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस वक्फ बिल पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया। मैं और मेरी पार्टी इस जो बिल लाया गया है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का इतिहास आने वाले समय में उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। मैं पिछले 2018 की बात कहूंगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर ST/SC कानून, ST/SC एक्ट को लेके जो छेड़छाड़ी है उसको कमजोर करने की जो काम किया गया था, और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर ST/SC ने आंदोलन किया था। उन जो शहीद हुए थे उस दौरान उन लोगों को भी मैं याद करना चाहूंगा। आज वही 2 अप्रैल के दिन, तो आने वाले समय में ST/SC मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए यह काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश को विश्व में अनेक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके नफरत के बीज बोए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने इस बिल को लेकर फैलाए जा रहे सभी भ्रम को एक एक करके दूर भी किया। आपको बता दें, अपने संबोधन के शुरुआती में उन्होंने कहा कि वक्फ के खिलाफ भ्रम फैलाया गया है। कई सदस्यों के मन में वक्फ बिल पर भ्रांतियां हैं। शाह ने कहा जो असंतुष्ट हैं
वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन कानून सभी को मानना पड़ेगा। संविधान लहरा, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई देखिए कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है कोई भी फैसला हो। ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। संसद में पेश किए गए बिल को लेकर सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार भी देखने को मिला कि सांसद ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके, ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। मैडम, द स्पिरिट ऑफ माई स्पीच इज तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैडम, दिस प्रेजेंट बिल कवर्स इंपॉर्टेंटली 2 areas of the waqf. One, manage religious affairs of waqf board,
One of the arena is to manage, control, supervision of the religious aspects of the Muslim. Two, providing power to the state government to decide the disputes in respect of the waqf property, including land and building. ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब करने किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हां उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। ये जो बिल लाया है उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता, आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहाँ मणिपुर में भी चल रहा है उसी के लिए चल रहा है, और है किन उद्योगपति के लिए चलता है सभी को पता है। आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप लोगों के वोटों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है। इसलिए तो बाद में राज कपूर को कहना बा, राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते धोते 1000 लोग मर गए उसमें। देश की बात में रुक करेंगे अगले अहम खबर का। रतलाम में स्कूल चलो प्रवेश उत्सव के दौरान महापौर प्रहलाद पटेल ने स्कूलों के रंगों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंच से भोपाल से आए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि स्कूलों का रंग अस्पताल जैसा दिखने लगा है, जिससे वह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। महापौर ने अधिकारियों से स्कूलों के रंग को अच्छे से प्लान करने और दीवारों पर स्वच्छता, रामायण और गीता के स्लोगन लिखवाने की बात कही। इस बयान ने सवाल खड़ा किया है कि क्या रंग बदलने से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी? क्या महापौर को स्कूलों की जर्जर हालत और बुनियादी सुविधाओं की कमी का ध्यान नहीं आया? महापौर का बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रंग बदलने से असली समस्याओं का समाधान होगा या फिर शिक्षा के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। रतलाम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार आतंकी फिरोज सब्जी फरोश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में इस कार्रवाई में आतंकवादी फिरोज को उसकी बहन के घर से पकड़ा गया है। यह गिरफ्तारी मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को की गई है। फिरोज पर राजस्थान के जयपुर में विस्फोट की साजिश रचने का आरोप था और वह 1.5 वर्ष से फरार था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने फिरोज की तस्वीरें रतलाम में चस्पा की थी और सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस की यह कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ लगातार बढ़ रही कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। गर्मियों में जलापूर्ति में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने 9 नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी जिलों में जाकर जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अगर कहीं भी जलापूर्ति में समस्या होती है तो अधिकारी तुरंत उसे ठीक करेंगे। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नोडल अधिकारी की तैनाती 4 चरणों में की जाएगी और इनकी कार्रवाई की निगरानी राज्य पेयजल निगम करेगा। बाराबंकी में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। हिंदू राष्ट्र शक्ति के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोठी चौराहे पर सांसद का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद से माफी मांगने की मांग की।
इस प्रदर्शन में भाजपा और हिंदू संगठनों के कई नेता शामिल हुए, जिनमें दिलीप परमार, कुंवर अंबुज सिंह, दुर्गा सिंह, दीपक सिंह, शैलेंद्र सिंह व अन्य कार्यकर्ता थे। पीलीभीत के थाना गजरोला क्षेत्र के इटोरिया में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचलकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक हादसा भट्टे के ट्रैक्टर से हुआ था, जो भट्टे के फड़ से आ रहा था। अचानक ट्रैक्टर के तेज रफ्तार से महिला को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। परिजनों ने भट्टे के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बाराबंकी से, जहां फतेहपुर कस्बे में टप्पेबाजों का आतंक बढ़ता जा रहा है और कस्बा पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। आए दिन लोग टप्पेबाजी का शिकार हो रहे हैं और पुलिस पुरानी घटनाओं का भी खुलासा नहीं कर पाई। ताजा घटना में अज्ञात टप्पेबाजों ने सफाई कर्मचारी राजेश कुमार की मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। राजेश कुमार, जो लखनऊ में जमीन खरीदने के लिए अपने भाई के लिए पैसे निकाले थे, उन्होंने बैंक से 50,000 रुपए बुड्ढूपुर और 1 लाख रुपए फतेहपुर यूनियन बैंक से निकाले थे। वह होटल के बाहर लगे हैंडपाइप पर पानी पीने के दौरान टप्पेबाजों के शिकार हो गए। कुशीनगर जनपद के मसाजापुर पडरौना रोड पर स्थित कोतवाली देहात, आपको बता दें कोतवाली थाना क्षेत्र के कुरमौल गांव में एक अनजान व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता पाया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू किया। हापुड़ जिले में अवैध ई रिक्शा और टेम्पो का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। हालात यह है कि बच्चों को भी इन ई रिक्शा की छतों पर बैठकर सफर करते देखा जा रहा है और कुछ बच्चे सड़क पर चलते वाहनों पर लटक कर डांस भी कर रहे हैं। चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल के खिलाफ फिर एक बार तलवार लटकती नजर आ रही है। आपको बता दें, उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि 15 दिनों के भीतर बैठक आयोजित करें और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद चहनिया विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 5 सदस्यीय टीम उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई की मांग की। ब्लॉक प्रमुख चहनिया के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव डाला गया था, उसको डीएम साहब ने निरस्त कर दिया था और हम बीडीसी संघ और बीडीसी के लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। वहाँ से हमने जो है विजय प्राप्त किया है। उसकी कॉपी जो है, जो उनकी मूल प्रति है, आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपने के लिए मैं आया हूँ। क्या है आदेश? क्या है आदेश? है कि ये 15 दिन में नोटिस जारी करें और बैठक बुलवाएं और विश्वास प्रस्ताव पर जो है फैसला करें। अगली खबर देवबंद से, जहां संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद अरशद मदनी ने कहा कि संसद में पेश किया गया वक्फ से संबंधित यह बिल असंवैधानिक है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार अपनी संख्यात्मक बहुमत के बल पर इसे पारित कराने की कोशिश कर रही है। यह रवैया बहुसंख्यकवादी मानसिकता पर आधारित है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। औकाफ के बारे में पार्लियामेंट में आज टेबल कर दिया गया है, बहस होगी और सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ज़बरदस्ती है। पार्लियामेंट में पेश हो गया है
औकाफ से मुताल्लिक़ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं और जिस तरह पेश की गई हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र में धनौरा गांव के पास चोला ककोड़ रोड पर मंगलवार रात से लापता 45 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सतपाल कल रात को घर से निकला था। सीतापुर के मोहली थाना इलाके में देर रात को आपको बता दें डाला ने ठेलिया से घर जा रहे पिता पुत्रों को टक्कर मार दी। इससे टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए पिता की मौत हो गई। वहीं ठेलिया सवार दोनों घायल बेटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों बेटों का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ठेलिया से सीमेंट ले जा रहे थे पिता और पुत्र, इस दौरान यह हादसा हुआ। सीतापुर जिले के सिकंदरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, जहां पति ने अपनी पत्नी को जहर दे दिया, ससुराल पक्ष ने पहले महिला को बेरहमी से पीटा और फिर उसे दवा देने के बहाने जहर दे दी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई। मायके पक्ष ने थाने में तहरीर दी है और न्याय की मांग की। इस मामले में ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के खुर्जा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां आपको बता दें मुंडा खेड़ा चौराहे के पास नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग को मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना को अंजाम देकर आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। औरैया के फफूंद रेलवे स्टेशन में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे की पटरी से गुजरते समय सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में वृद्ध आ गया था। हादसे की सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस व दिबियापुर पुलिस ने वृद्ध के पास से मिले आधार कार्ड से पहचान की। वृद्ध की पहचान औरैया जनपद के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के कचपुरा निवासी संत कुमार के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने वृद्ध के परिजनों को घटना की सूचना दी और आवश्यक कार्रवाई कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर हाथरस से है, जहां सासनी इगलास रोड पर बीती देर शाम बदमाशों ने एक कथावाचक से तमंचे के बल पर 9,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने बालाजी डिग्री कॉलेज के पास बाइक से जा रहे हरदपुर निवासी कथावाचक दिनेश तोमर को इशारा कर रोक लिया। मोटरसाइकिल रुकते ही बदमाशों ने कथावाचक के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना अंजाम देकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। मैं बांधनू से, मेरे दिन में जागरण था, मैं बांधनू से अपने गांव के लिए आ रहा था। तो लगभग 8:15 बजे करीब ये बालाजी डिग्री कॉलेज है भट्टा के पास इगलास रोड पर। तो यहाँ मैं बाइक अकेला आ रहा था, तो 3 लड़के आए। उन्होंने बाइक मेरे आगे लगाई, मोटरसाइकिल रुक गई मेरी, और एक ने चाबी निकाली मेरी बाइक से और एक ने तमंचा लगा करके मेरा बैग लटक रहा था साइड में, उस बैग को लेकर के चले गए। उस बैग में क्या था? उस बैग में लगभग 9-9.5 हज़ार रुपये थे मेरे। डायरी भी रखी थी, मेरे कुछ ज़रूरी सामान भी थे उसमें, जैसे दुपट्टा था, माला थी और भी कई सामान थे। इसमें पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, मैंने रात को तहरीर दे दी। कौन से गांव आ रहे थे आप? मैं अपने गांव आ रहा था हरदपुर। अभी तक कोई वो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। सोनभद्र जिले के बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा गांव में एक कंपनी द्वारा ट्रेलर से सड़क पर अत्यधिक राख गिराए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए राख गिराना जारी रखा। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने
रेणुकूट बीजपुर मार्ग पर प्रदर्शन किया, जिससे मार्ग जाम हो गया। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति सामान्य की। पुलिस ने सड़क पर राख नहीं गिराने और पानी का छिड़काव करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। अगली खबर एटा से है, जहां जिले में हुए एक विरोध प्रदर्शन की बात है, जिसमें महिलाओं ने शराब के ठेके को लेकर सड़कों पर जाम लगाया। महिलाएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरी और जिला अधिकारी से आग्रह किया कि शहर के बीचों बीच स्थित देसी शराब की दुकान को बंद किया जाए। महिलाओं का कहना था कि शराब की दुकान खुली होने से स्थानीय सुरक्षा और सामाजिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये विरोध प्रदर्शन गांधी मार्केट क्षेत्र के कोतवाली नगर के पास हुआ। जाम की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर प्रभारी अमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खोलने में सफल रहे। यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए सामाजिक मुद्दों को संभालने में एक महत्वपूर्ण उदाहरण रही। अगली हम खबर का रुख करेंगे। सोनभद्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा देगा, जबकि 5 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को आरोपियों की तलाश के दौरान एक तमंचा, 215 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं गौ तस्करों के कब्जे से 39 गौवंश मुक्त करा लिए गए। बुलंदशहर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती हुई। पुलिस ने जिले के सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से मिश्रित आबादी वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। एसएसपी और एसपी सिटी ने जिले की सभी क्यूआरटी, पीएसी और थाना पुलिस को एक्शन मोड में लाकर स्थिति की निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य किसी भी अनहोनी से बचाव करना है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। ये हमारी जो डेली जो पुलिसिंग है, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस समय नवरात्रि का जो है वो समय भी चल रहा है। सभी संवेदनशील स्थानों पे ड्यूटी लगाई गई है और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है सभी को सेंसिटाइज कर दिया गया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है थाना कोतवाली नगर में आज पीएसी और अन्य स्टाफ के साथ जो है फ्लैग मार्च किया गया। खबर कौसाम्बी से, जहां बीते दिनों मेरठ में हुए साहिल और मुस्कान कांड की याद दिलाते हुए कौसाम्बी में बेवफा पत्नी ने अपने पति को धमकी देते हुए कहा कि अगर प्रेम प्रसंग के बीच आए तो तुम्हें काट कर ड्रम में भर दूंगी। जिससे डरे सहमे पति ने एसपी से शिकायत करते हुए बच्चों और जेवरात लेकर आशिक के साथ फरार हो गई पत्नी। पीड़ित ने पत्नी और उसके आशिक पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी और आशिक उसकी 16 साल की बेटी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मामले को एसपी ने संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोखराज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसपी कौसाम्बी को शिकायती पत्र देते हुए अपनी आपबीती सुनाई। हमारी 2004 में शादी हुई थी। इसके पहले सब सही चल रहा था, नहीं 4 बच्चे हमारे थे। उसके बाद ने 1 साल के बाद धंधा ज़्यादा से उसका संपर्क हुआ। उसके बाद हमारे घर आने जाने लगा। और उसके बाद फिर हमारी क्या देखा आपने? उसके अवैध संबंध बना रहते थे। अच्छा, आखिरी बार क्या था मामला, कब था और क्या था? 27 तारीख को उसको रंगे हाथ पकड़ा हमने। अच्छा। उसके बाद फिर हमने हमको धमकियाँ देने लगी, हमें पैसा का डिमांड करने लगी। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा करोगे तो तुम नीला ड्रम में काट के भर दिया जाएगा। और 2 बच्चे के लोग हमारे वो चली गई। और उसके बाद फिर हमारे 2 बच्चे यहाँ हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद फिर हमसे डिमांड करने लगे पैसा के लिए। फिर चाहते क्या हैं? अब मुख्यमंत्री जी से हम न्याय चाहते हैं।
जन सुनवाई में ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर थानाध्यक्ष पोखराज को जांच करके समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के लिए कहा गया है और इसमें जो सत्यता है इसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इन समस्त बिंदुओं पर जांच के लिए कहा गया है और मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। इसमें बहुत शीघ्र हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाराबंकी के रामनगर ब्लॉक में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें, NMMS पोर्टल पर नाबालिगों की फोटो लगाकर फर्जी मास्टर रोल बनाए जा रहे हैं। इस मामले में कई शिकायतों के बावजूद BDO जितेंद्र कुमार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोग जांच की मांग कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई प्रकरण है तो उसको मैं संबंधित वहाँ के खंड विकास अधिकारी को निर्देशित कर स्थलीय जांच करा के और जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। वहाँ देखने को मिला है कि एक नहीं दो नहीं कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर मास्टर रोल पर अधिक संख्या में एंट्री की गई है और मौके पर देखा जाए तो वहाँ पर फर्जी हाजिरी पाई गई, लोग मिले ही नहीं हैं। यद्यपि जो NMMS ऐप से वर्तमान में हाजिरी लेने की व्यवस्था है उसमें ऐप द्वारा जितने लोग उपस्थित होते हैं, जितने हेड काउंट होते हैं, उतनी ही हाजिरी लगाई जाती है। फिर भी अगर इस तरह का कोई प्रकरण है तो उसको जांच कराई जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई कराएंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बयान जारी करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जिसमें सांसद इमरान मसूद ने अपने को राम का वंशज बताते हुए अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट में मुझे भी शामिल किया जाना चाहिए। विकास त्यागी ने कहा कि इमरान मसूद यदि इतने बड़े राम के वंशज हैं, अपने आप को मानते हैं तो बताएं, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब कितनी बार इमरान मसूद ने राम मंदिर के लिए कार सेवा की, कितनी बार राम मंदिर के लिए आंदोलन में भाग लिया। यदि आज भगवान राम का मंदिर बन गया है तो मुझे ट्रस्ट में शामिल किया जाए। ये बयान देना हास्यास्पद है। विकास त्यागी ने इमरान मसूद को हिंदुओं की वोट उन्होंने कहा कि उनको हिंदुओं का वोट चाहिए, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। 1 अप्रैल से आवंटित हुई नई शराब की दुकान को लेकर जनपद में अलग अलग जगहों पर ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण बस्तियों के पास शराब दुकान खोलने पर विरोध को लेकर विरोध भी हो रहा है, तो कहीं स्कूल के पास शराब की दुकान खोलने पर स्कूल प्रबंधन व अभिभावक विरोध कर रहे हैं। वहीं आज बलिया शहर के कासिम बाजार में हनुमान पंचमुखी मंदिर के पास आवंटित कंपोजिट शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने 1 दिवसीय पंचमुखी हनुमान मंदिर पर अनोखा प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिला प्रशासन या तो यहां से शराब की दुकान को हटा दे या तो यहां से प्रसिद्ध हनुमान जी का जो पंचमुखी मंदिर है उसको हटा दे। समाजसेवी राहुल सिंह ने कहा कि पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास खुली हुई कंपोजिट शराब की दुकान से हनुमान भक्तों को पूजा करने के लिए आने जाने में परेशानी होती है। रोड पे विगत कई वर्षों से 2-4 वर्षों से मदिरा की शराब की दुकानें हैं और हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, आला अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के मिली भगत से ये दुकान नहीं हटी और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि अगला जब नया अलॉट दुकान होगा तो इधर दुकान नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई फिर प्रशासन से हम लोग मांग करें कि वो दुकान हटाएंगे नहीं, तो हम लोगों को ये कष्ट होता है इस मंदिर में शराब की दुकान की वजह से इधर लोग शराब पीने आते हैं, इसकी वजह से इधर कोई पूजा पाठ करने इस मंदिर में नहीं आता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के ऋषिकेश में हुए आपको बता दें किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वीकृति मानचित्र के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए 5 अप्रैल को गढ़वाल कमिश्नर को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश होकर ये बताने को कहा है कि आपको बता दें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किस आधार पर अवैध निर्माण कंपाउंडिंग कर मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अप्रैल की तिथि नियत की है। देखिए, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं जिसमें देहरादून शहर और ऋषिकेश शहर दोनों आते हैं, वहाँ यह देखा जा रहा है कि पहले लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं
और इस कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं कि बाद में उसको कंपाउंड करा लिया जाएगा, यानी पहले इलीगैलिटी घटित हो जाती है और उसके बाद इस पर कुछ विचार किया जाता है कि उसका समाधान कैसे करना है। तो याचिकाकर्ता पंकज अग्रवाल जो ऋषिकेश के रहने वाले हैं और उनके साथ अन्य 2 याचिकाकर्ता हैं ऋषिकेश शहर के, उन्होंने एक स्टडी करी और पाया कि 2 लोगों ने ऐसा ही किया है। उन्होंने अवैध निर्माण किए। अवैध निर्माण जब कर रहे थे तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सीलिंग ऑर्डर पास किया। मंगलौर में ईद की नमाज के बाद कुछ लोगों द्वारा फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मंगलौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस झंडा फहराने वाले शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी तरह से जाँच की जाएगी। आगामी 25 से 27 अप्रैल तक उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में मसूरी के बाद चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में नीति आयोग के प्रतिनिधि, निवेशक, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विशेषज्ञ भाग लेंगे। चिंतन शिविर की पूर्व तैयारी के मद्देनजर प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखंड शासन और आपको बता दें आर मीनाक्षी सुंदरम ने नैनीताल पहुंचकर आयोजनों की तैयारी का जायजा लिया है। वह डॉक्टर RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी नैनीताल पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन की दिशा में आवश्यक तैयारियों के बारे में जानकारी ली। देखिए, इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है लागत में बढ़ोतरी न हो इसके लिए कुछ होमवर्क कर रहे हैं हम लोग, और इसके लिए जो टाइम ओवररन और कास्ट ओवररन को कैसे मिनिमाइज किया जाए इसके लिए PM गति शक्ति पोर्टल का हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट टीम हमने लगाया है जो कंटिन्यूसली जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उसको मॉनिटरिंग करेंगे ताकि समयबद्ध तरीके से चीज़ें कंप्लीट हो। देखिए, एक चिंतन शिविर हम लोग समय समय पर कराते हैं जिसपे सभी अधिकारीगण आते हैं एक जगह पर बैठ करके स्टेट के भविष्य की प्लानिंग की योजना और बनाते हैं। एक चिंतन शिविर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में हुआ था 2 साल पहले। एक सेकंड चिंतन शिविर हम नैनीताल में करने जा रहे हैं जिसके लिए ये नैनीताल को वेन्यू के रूप में चुना गया था। उसका थीम जो है अभी डिसाइड हुआ है। हल्द्वानी के चौसला गांव में बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार खरीदी जा रही जमीन और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हल्द्वानी तहसील में हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिकायतकर्ता विपिन पांडे ने बताया कि उनके द्वारा चौसला गांव में 1 साल पूर्व डेमोग्राफिक चेंज होने और बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदकर रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री किए जाने का सिलसिला नहीं रोका गया और इन सब में स्थानीय जिला प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। लिहाजा पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो खरीद फरोख्त हो रही है स्थानीय जनप्रतिनिधि लेते और अपन हुए ग्राम चौसला में जांच करवाई गई और तहसील की टीम को भेजा गया। तो पाया गया कि कुछ भूमिधरों द्वारा जो अपनी संक्रमणीय अधिकार वाली भूमि है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विक्रय किया जा रहा है और लगभग अभी तक 60 व्यक्तियों को ये भूमि विक्रय कर दी गई है, पुनर्विक्रय में की गई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए रेरा के अंतर्गत कार्रवाई करने के हेतु एक आख्या जो है वो जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई है। एक जगह है वहाँ पर 24 फरवरी 2024 को शिकायत की गई विपिन पांडे द्वारा कि वहाँ पर कुछ बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं। तहसीलदार महोदय ने, SDM महोदय ने, पटवारी महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज हम देख रहे हैं वहाँ और ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो गई। हमें डर इस बात का नहीं है कि वहाँ पर कौन बस रहा, हमें डर इस बात का है वहाँ से लगा हुआ जंगल है, उस जंगल में पूरा आने वाले समय में कैप्चर कर दिया जाएगा, सरकारी भूमि का बंटाधार कर दिया जाएगा। 2 फैक्ट्रियां वहां पर लगाई गई है। शिकायत करने के बाद उसको सीज करने के लिए भाई क्या मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे? 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन उतरता है। 10 आदमी हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश जाता है और 30 आदमी हल्द्वानी रहता है, जो पहाड़ भी चढ़ता है, जो क्षेत्र में भी जाता है और वहाँ भी जाता है। 3-3 महीने 6-6 महीने के अंदर उनके आखिर कैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो बन जा रहे हैं? सोचनीय प्रश्न है। 32% डेमोग्राफी चेंज सिर्फ नैनीताल जिले की। चौसला में 19 परिवार हिंदुओं के हैं और 70 परिवारों ने पिछले 3-4 साल के अंदर जमीनें खरीद ली। 2024 में जब मैंने SDM हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को शिकायत करी थी, मेरे पास आज भी एविडेंस है, वो शिकायत पे 30 रजिस्ट्रियां वहां पे हुई थी।
40 रजिस्ट्रियां 2024 फरवरी के बाद हुई हैं। कि चौचला में एक सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री स्थापित कर दी गई और बार बार तहसीलदार महोदय को इसके बारे में जानकारी देने के बावजूद भी तहसीलदार साहब टाला मटोली कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में तहसीलदार साहब भी लिप्त हैं और हम चाह रहे थे आज तहसीलदार साहब को हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, जिससे तहसीलदार साहब महोदय तहसील छोड़कर भाग गए हैं। और हम चाहते हैं अगर तहसीलदार महोदय या कोई उच्च अधिकारी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता है तो आज हम तहसीलदार साहब के ऑफिस में तालाबंदी करने वाले हैं। खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री के सामने से कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धरने को प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर हटवाया गया है। इसके बाद आंदोलित कर्मचारियों ने तहसील मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया। धरने पर किसान यूनियन पटेल गुट के अध्यक्ष कीरत सिंह और पथिक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। अपनी अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन और पटेल जनशक्ति पार्टी का समर्थन पूर्ण तरह से इनको देने के लिए आए। दूसरी बात, जिस तरह से यहाँ मौजूदा सरकार के द्वारा अन्याय और जुल्म किया जा रहा प्रशासन को लेके और जेके टायर फैक्ट्री को लेके, ये बहुत ही जुल्म अन्याय है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ के जो कार्मिक हैं, मजदूर हैं, यहाँ तोड़फोड़ करे और गलत काम करे, इनको सबको हटा दिया जाए और यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी के मजदूर यहाँ लाए जाए, उनकी नियत है। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री उत्कर सिंह धामी जी से, लेबर विभाग उनके पास है, यहाँ जो हमारे श्रमिक भाइयों का। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां ओवैसी का कुछ कहना सुनाते हैं आपको। एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ्फुज भी मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर अगर ये बात सच है आपकी तो फिर आपको यह कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं।
तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया। माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर डिस्प्यूट तो है। मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको, ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है। मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ। अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे, और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एनक्रोचर से होगा सर, तो एनक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया। आप रातों रात खाबिज को, एनक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में कि आप उनको मालिक बनाना चाहती हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट। सर दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. सर अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशियो डिसेंडेंटाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता। तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ बाय यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है, तो वो भी नहीं हटेगा।
कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the State Waqf Board, Central Waqf Council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है। हिंदू एंडोमेंट का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हां, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।